हेलो दोस्तों, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। माँ सतवंती क्लास के इस यूट्यूब चैनल में हम बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। एक हमारी एंशंट लूशन जीके सीरीज़ चली हुई है, लेकिन इस क्लास में हम जो हमारा विश्व इतिहास की क्लास चली हुई है उसमें हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हमने अपनी जो हिटलर वाली क्लास शुरू की थी नाज़ीवाद की, वो एक पार्ट बहुत टाइम पहले डाला था। आज हम बहुत दिनों बाद उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो हमने एनसीईआरटी सीरीज़ में फ्रांसीसी क्रांति हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और जो हमारा हिटलर या नाज़ीवाद का चैप्टर चला हुआ था, इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। इसका हम थोड़ा सा जो पीछे हमने पढ़ा था उसके बारे में हम एक बार आपको बता देते हैं, फिर अपना यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ा था। जो हिटलर था वो बचपन में 11 साल का था जब हेलमुट नाम से प्रसिद्ध था, और उसके पिता और उसकी माता रात को बहुत ही धीरे से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। वो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कान लगाकर सुनने के बाद भी, कोई कोशिश करने के बाद भी कुछ अच्छे से समझ नहीं आया वो क्या बात कर रहे हैं। और जबकि उसके पिता कह रहे थे कि या तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूँ, पूरे परिवार को मार कर फिर अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं खुद को ही ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि मित्र राष्ट्र अब हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो कि यहूदियों, अपाहिजों और अन्य नागरिकों के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही वो डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन फिर वो छोटा बच्चा जो हेलमुट था, हिटलर था, वो सो गया। और जब वो सुबह उठा तो उसके पिता उसको बाग में लेके गए, और पूरे परिवार के साथ वो पूरा परिवार अच्छे से घूम के आया। बाग में खूब सारी मस्ती की उन्होंने, खेलते कूदते हुए अच्छे से सारा दिन बिताया। वो काफ़ी खुश हुए। उसके बाद शाम को ऑफिस में जाकर उसके पिता पेशे से चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। शाम को अपने ऑफिस में जाकर, या फिर अब कह सकते हैं आप अपने क्लिनिक पे जाकर, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया और गोली मार ली। लेकिन जब उसकी माँ को और बाकी सबको इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने उसका चुपचाप से अंतिम संस्कार कर दिया। उसके खून से जले हुए खून से सने हुए कपड़ों को भी अंगीठी में जला दिया। जो अलाव, घर में अलाव जलाते हैं जिसको अंगीठी बोलते हैं एक तरह से, उसमें उसको जला दिया, और ताकि किसी को पता ना चले उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ऐसे करते करते हिटलर ने देखा ये इतना भयानक दृश्य, तो वो 9 साल तक इतना डरा हुआ था कि 9 साल तक उसने अपने घर में कुछ नहीं खाया, एक कौर तक भी नहीं खाया। वो बाहर ही खाना खाता था। और ऐसे ही जैसे धीरे धीरे हिटलर में एक मतलब क्रूरता, या एक तरह से कह सकते हैं विरोध की भावना जन्म लेने लगी। और ये सब हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। हिटलर जर्मनी को दुनिया का फिर उसके बाद उसने जैसे ही धीरे धीरे उसमें सेना में शामिल हुआ वो, और फिर जब पूरा राजनीति में सक्रिय हो गया था, तो वो जर्मनी को एक बिल्कुल ताकतवर देश बनाना चाहता था दुनिया का। और जैसे हिटलर धीरे धीरे इस तरह से क्रूर बनता चला गया, और उसकी नीतियों में या उसके व्यवहार में बहुत ही क्रूरता आ गई। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध है या प्रथम विश्व युद्ध है, उसके बाद ही इसमें ऐसे बिहेवियर चेंजेस आने लगे, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें जब जर्मनी की हार हुई थी तो उस पर वर्साई की संधि लाद दी गई थी जर्मनी पर, और उसे बहुत ही कठोर दंड दिया गया था। उसे बहुत सारा जुर्माना भी भरना पड़ा था। जब ये सब चीज़ें हुई तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हिटलर लड़ा था, और जब वो युद्ध ख़त्म हुआ था तो अस्पताल में था हिटलर। और जब उसे पता चला कि जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और उस पर इतनी कठोर संधि लाद दी गई है, उस पर इतने जुर्माने लाद दिए गए, तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। इन सब चीज़ों से हिटलर का व्यवहार बहुत ही ख़राब होता चला गया। और जो ये अलग अलग जातियाँ थी इन लोगों को फिर वो मरवाने लगा। यहूदियों और ईसाइयों से उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी। जब दूसरे विश्व युद्ध
ये देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। 60 लाख यहूदी मरवा दिए, 2 लाख जिप्सी मरवा दिए, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। मानसिक और शारीरिक रूप से भी जो अपंग लोग होते थे उनको भी हिटलर मरवा देता था। जबकि वो जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग होते हैं तो वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं बैठे बैठे। हालांकि वो अपने देश में अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अब एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने जानबूझकर, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको भी मरवा दिया। जब जर्मनी की हार हुई तो वहाँ की जो ये सरकार है, ये सम्राट था, इसने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया और अपने मतलब उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया कि कोई भाई गलती हो गई है या जर्मनी से, या फिर उन्होंने पहले उसमें युद्ध में भाग लिया था। वो उस पर ये जो लाद दिए गए हैं जुर्माने और गलतियाँ, उसको ठहराया गया है। तो उस चीज़ के लिए भी सम्राट अपने आप को मान नहीं रहा था। उसने भी अपना इस्तीफ़ा दे के और अपने आप को दूर कर लिया इस चीज़ से। और फिर जब नए गणराज्य का जन्म हुआ, न्यू वाइमर गणराज्य बनाया गया और वहाँ की सरकार चुनी गई, तो सब लोग उसी सरकार को ही दोषी ठहराने लगे इन सब चीज़ों के लिए जो भी जर्मनी को भुगतना पड़ रहा था। और युद्ध का असर क्या हुआ कि युद्ध जब चल रहा था तो उसके लिए सैनिकों को एक तरह से इंस्पायर किया जाने लगा कि भाई सैनिक की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, सैनिकों को उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध के लिए उनको तैयार करने के लिए ऐसे ऐसे उनके सामने अच्छे से उनको साबित किया गया सैनिकों की लाइफ को। जबकि सच्चाई ये थी कि सैनिकों की लाइफ बहुत ही बेकार होती थी। जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है कि यह लिखा है कि मीडिया में खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे और वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते थे और उनको बहुत ही बुरी स्थिति में वो सैनिक रहते थे। जबकि मीडिया वाले उन्हें बहुत ही हाईलाइट कर रहे थे कि सैनिकों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है और सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए युद्ध में। तो ऐसे सच्चाई कुछ और होती थी, दिखाते कुछ और थे। जो हरजाना है वो नवजात वाइमर को गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोध तो ढोना ही था। हरजाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। उनको नवंबर क्रिमिनल्स कह के मजाक उड़ाया गया उनका। इस तरह से हमने जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इसमें बोल्शेविक क्रांति और मेंशेविक क्रांति भी थी, राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट भी थे। इस तरह से धीरे धीरे जब फ्रांसीसियों, ये सब हमने पढ़ लिया था और इसके बाद ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। रात को सोने के लिए भी लोगों को लाइनों में खड़े होकर, जगह नहीं मिलती थी, लाइनों में खड़े होकर उनका इंतज़ार करना पड़ता था। और मंदी का साल भी आ गया था। 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया था। जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई थी। कीमतों में गिरावट आ गई थी, हर चीज़ में गिरावट आ गई थी, महामंदी आ गई थी। आर्थिक महामंदी के कारण लोगों को काम नहीं मिल रहा था। सब लोग एक तरह से गले में तख्ती लटका कर घूम रहे थे कि कोई भी काम हमें दे दो। और जो युवा वर्ग था वो भी अपराधी गतिविधियों में लिप्त हो गया था। और जिस सोसाइटी का युवा वर्ग अपराध में लिप्त हो जाता है वो सोसाइटी बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो जाती है। उस तरह से उसमें बिल्कुल भी मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं रहती और सारी समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का उन्मूलन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू हो रही है।
आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, रोजगार में लगे लोग, खुदरा और व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहारा का भय सता रहा था। जो सर्वहारा वर्ग होता है, जैसे इसमें एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर एक जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, आप उसको भी देखते रहें साथ साथ। जो सर्वहारा करण होता है उसमें गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, इसको ही सर्वहाराकरण कहा जाता है। जो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है, उसको ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इसका भय सता रहा था, उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोज़गार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी। इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद का भी जमकर इस्तेमाल हुआ, अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल हुआ, पर इन सारे नुस्खों और बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। अब जाके हिटलर का उदय होता है। अब हम हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। जैसा कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में भी सैनिक के तौर पर हिटलर लड़े थे, और जब वो जर्मनी की हार हुई थी तो उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था, वो जख्मी हो गए थे। उसी बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया 1923 में दिया था इसका ये नाम। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। अगर हिटलर को यहीं पर रोक दिया जाता और यहीं पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती तो वो इतना क्रूर और इतना तानाशाह ना बनता। अब उसकी इन कामों पर उसे रोका नहीं जा रहा है, उसे शह दी जा रही है, तो वो ऐसे ही कर करके आगे बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम करता जाएगा। जब पहली बार बच्चा किसी गलत काम को करता है, अगर हम उसको नहीं टोकते हैं
तो वो उस काम को यही सोच लेता है कि ये गलत काम नहीं है और उसको बार बार करता रहता है और फिर उसकी गलतियाँ बार बार बढ़ती जाती हैं और वो बच्चा उस गलत रास्ते पर चल पड़ता है। वही काम अब यहाँ पर हिटलर का हो रहा है कि वो गलत गलत काम करता जा रहा है, दुस्साहसिक योजनाएं चला रहा है और जो गलत काम कर रहा है उसमें देशद्रोह के कामों में भी उसको रोका नहीं जा रहा है। फिर उसे बाद में उस जनता को या उस देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह की मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसे रिहा नहीं करते तो वो इस गलत रास्ते को छोड़ भी सकता था। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे 1928-29 में। प्रोपेगेंडा का मतलब समझ लेते हैं। प्रोपेगेंडा एक तरह से किसी चीज़ को प्रभावित करना, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से किसी चीज़ को एक षड्यंत्र की तरह किसी को पैम्पलेट्स और प्रभावित करके किसी चीज़ से उस चीज़ को प्रचार करना, वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था और वो अपने भाषणों के द्वारा पूरी जनता को हिप्नोटाइज सा कर लेता था और अपने जोश भरे शब्दों के साथ भाषणों में इतनी एक जागरूकता सी और एक मोटिवेशन भर देता था और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश वो अपने कामों में दिखाता था। और वो दिखाता था कि मैं तुम सब के लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और जर्मनी की जो आरुई है उसका बदला लेकर रहूँगा। तो जनता भी उसके भाषणों में खो सी जाती थी और उसके पीछे पीछे चल देती थी और उसको फॉलो करने लग जाती थी। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश के विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति को एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक का चिन्ह जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब उसके जो स्वास्तिक का चिन्ह था उसके झंडों पर लगा रहता था, उसके निशान था। ये छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद में खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट ने सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। हेल हिटलर ऐसे बोलकर जो वहाँ की जनता थी वो उसको मतलब एक तरह से अभिवादन करती थी उसका। और नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब
तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रशिया में अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिकों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। जनवरी में उसने पदभार संभाला था, आप देख सकते हैं, 30 जनवरी 1933 को, और फरवरी में ही अध्यादेश जारी कर दिया उसने। और ये जो इसमें अग्निकांड हुआ था, ये भी उसकी एक जानी मानी चाल ही थी। संसद भवन में अग्निकांड करवाया था, उसी की चाल थी ये, हिटलर की ही, वहाँ पर आग लगवाने की। और अग्निकांड से फिर सारी जनता को डरा दिया और मतलब उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की कि ये आग किसने लगवाई है, मैं सारी जांच करूँगा और प्रेस और मीडिया को बुलाऊँगा और कहीं पर भी कोई 4-5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे और सब मेरे को कोऑपरेट करो, मैं इस अग्निकांड का पता लगाऊंगा। और किस हर तरह से मतलब जनता को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की कि ऐसी हरकतें दोबारा से ना हो, अग्निकांड दोबारा से कोई ना कर पाए, और इसलिए तुम ज़्यादा संख्या में इकट्ठे नहीं होगे और डिस्कशन नहीं करोगे और मेरे से पूछे बिना कोई कुछ काम नहीं करेगा, ऐसे उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को बची खुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट, इंग्लिश में कहेंगे इनेबलिंग एक्ट, और मैं हूँ, ये हिंदी में होगा, पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ना कोई पार्टी थी, ना कोई ट्रेड यूनियन थी। इस तरह से जो संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियां थी, ट्रेड यूनियन, उन पर भी पाबंदियां लगा दी। कोई पार्टी नहीं बनाएगा, कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनाएगा। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, SS, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा MD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और उन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया गया। यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातनागृहों में भेज सकते थे और किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनर्निर्माण, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसमें कई सारी चीज़ें अभी हमें समझनी बाकी हैं और आगे जाके हिटलर क्या क्या करेगा, ये मौत का सिलसिला चलाएगा, कैसे कैसे पूरी सोसाइटी में चेंजेस लाएगा कि पहले नागरिकों को बोलेगा कि तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बीच में रहने का, फिर उन्हें नागरिक की तरह नहीं रहने देगा, उन्हें बेंचों पर नहीं बैठने देगा, फिर उन्हें हमारे बीच में ही रहने का कोई हक नहीं होगा ऐसे, और उसके बाद फिर वो जीने का ये अधिकार उनसे छीन लेगा, ऐसे करके। अब ये काफ़ी सारा बड़ा चैप्टर है
तो आप सब माँ सतवंती क्लास से अपने आप को जोड़े रखिए और हमें हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप हमें हमारी वीडियोस को खूब सारा प्यार दें और विश्व इतिहास की जानकारी को बढ़ाते रहें। थैंक यू।